ईश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्माचार्यो वसिष्ठो त्रिन्मनुः पौलस्त्यलोमशौ मरीचिरङ्गिरा व्यासो नारदः शौनको भृगुः च्यवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशरः अष्टादशैते गंभीरा ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकाः। तो सभी को नमो नमः। वैदिक प्रतिष्ठान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज थोड़ा सा रत्नों के विषय में चर्चा परिचर्चा करूंगा, फिर गोचर के विषय में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो कुंडली में देखिए, सूर्य का जो रत्न होगा वो होगा माणिक्य, इंग्लिश में उसको रूबी कहते हैं। केतु का रत्न होगा लहसुनिया, कैट आई भी कहते हैं इसको। हाँ, राहु का रत्न होगा आपका गोमेद, शनि का रत्न नीलम, शुक्र का हीरा या ओपल भी होगा, ठीक है। पुखराज और सुनहला, उपरत्न सुनहला में आता है बृहस्पति का। फिर चंद्रमा का मोती है, मंगल का मूंगा है, बुध का पन्ना है, ठीक है। इस प्रकार से ग्रहों का रत्न होता है। अब कौन से अंगुली में धारण करना चाहिए इत्यादि विषयों में दिया है इसमें। तो यहाँ गुरु का रत्न आपका इस तर्जनी अंगुली में धारण कर सकते हैं, ठीक है। पुखराज, शुक्र ग्रह का रत्न जो है ना, जो ग्रह परस्पर मित्र होते हैं तो उसका उस हाथ में फिंगर में रत्न धारण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको रूबी लिखा है और ये मूंगा, ये दोनों आप धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे शुक्र ग्रह का रत्न है। हाँ, फिर यहाँ आपका गोमेद वगैरह, ये नीलम गोमेद वगैरह, हाँ डायमंड वगैरह जो है इसमें आप विशेष करके मध्यमा अंगुली में विशेष करके किन किन ग्रहों का रत्न धारण कर सकते हैं इसमें। ये मध्यमा इसमें इसमें राहु, केतु, शनि और शुक्र ग्रह का रत्न धारण कर सकते। समझ में आया। और ये छोटी अंगुली में या मोती और पन्ना धारण कर सकते हैं, या मंगल और सूर्य का धारण कर सकते हैं। तो इसमें जो हमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर डॉक्टर गणेश गुरु जी ने जब पढ़ाए थे बहुत साल पहले, तो उन्होंने इस विषय में उन्होंने जब पढ़ाए थे उस समय नोट्स बनाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, मित्र ग्रह की उंगली में रत्न पहना जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, सुनाई दे रहा है। जी गुरु जी। नहीं दे रहा है वैसे। तो यहाँ देखिए, बुध ग्रह का मित्र कौन है, शनि है और शुक्र है। तो ये तीनों का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, साथ साथ में चंद्रमा का मोती भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र पर्वत यहाँ होता है और ये बुध पर्वत होता है, ठीक है। समझ में आया। जी गुरु जी। अब जो है ये सूर्य का मित्र कौन है, मंगल भी है। तो मंगल का भी यहाँ रत्न धारण कर सकते हैं इस मूली में, और सूर्य का भी धारण कर सकते हैं, बृहस्पति का भी धारण कर सकते हैं। जैसे कि ये बृहस्पति, गुरु, मंगल, सूर्य का रत्न इत्यादि है, यहाँ धारण किया जा सकता है। अब ये शनि, राहु, केतु का और शुक्र का भी इसमें धारण कर सकते हैं। शुक्र का अंगूठे में भी यहाँ आप धारण कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। आ रहा है गुरु जी। विशेष करके आप इतना ही जान लीजिए, इसमें गुरु ग्रह का रत्न धारण करें, ठीक है। इसमें बुध और चंद्रमा का धारण करें, इसमें सूर्य मंगल का धारण करें, इसमें शनि राहु, मतलब शुक्र शनि राहु केतु, शुक्र से 4 ग्रह क्रम से, ठीक है। जी गुरु जी। समझ में आ गया सभी को। जी गुरु जी। अब यहाँ आइए, और एक बार बोल दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ चित्रों में आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ चित्र में यहाँ चंद्रमा का मोती है और बुध का पन्ना है,
ये सूर्य का माणिक्य है, रूबी है, और मंगल का मूंगा है। और यहाँ शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 4 ग्रहों के रत्न इसमें धारण, और गुरु ग्रह का रत्न आप इसमें धारण करें, ये मुख्य है। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में मित्र ग्रह का रत्न मित्र ग्रह की अंगुली में धारण कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी कंफ्यूजन है? गुरुजी आया मेरे गुरुजी। को एक चीज पूछना था। क्या क्या पूछना था, बोलिए। वो जो गुरुदेव बीच एक वाला बार और बता मध्य, दीजिए आप। गुरुजी सुनिए, जो बीच वाला मध्यमा उंगली है ना, जी, वहां अगर हम लोग शनि का रत्न पहने, फिर राहु का पहनना होगा तो किस में पहनेंगे? तो ऐसे स्थिति में जो है ना, उसी में गोमेद उसी में ही पहनना, दूसरे उसमें पहनना नहीं जा सकता। शनि का भी और राहु का भी। दो दो अब देखिए, एक ही जैसे कि दाएं बाएं दोनों हाथ की अंगुली है, तो जी दाएं बाएं में पहने। अगर ऐसे में क्या करें, अगर असुविधा हो रहा है तो लॉकेट बना करके भी पहन सकते हैं। समझ में आया? जी जी गुरुजी। अगर मान लीजिए अधिक रत्न हो रहे हैं, पहनने में असुविधा हो रही है, तो लॉकेट बना करके पहने। तो भी दिक्कतें हो रहा है तो बाजूबंद बना करके भी रत्न को धारण करते हैं। लेफ्ट में भी पहन सकते हैं ना गुरुजी? हाँ, पहन सकते हैं। एक चीज पूछना चाहते हैं। एक रिंग में दो रत्न की अंगूठी बन सकती है, तो वो भी तो उस प्रकार से भी तो धारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? मैं कुछ भी समझा नहीं, आपका बात क्लियर स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है, बोलिए ढंग से। एक अंगूठी में दो रत्न धारण किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं? अब ऐसा होता है ना, जैसे कि मान लीजिए, अब गुरु का रत्न जो है ना सोने में पहनना चाहिए। जी जी। अब ये मंगल और सूर्य का भी सोने में पहनना चाहिए। ठीक है, चंद्रमा का चांदी में पहनना चाहिए, बुध का आप जो है सोने में पहन सकते हैं। और बाकी इन लोगों के रत्न जो है अष्ट धातु में पहनना चाहिए। अच्छा, बुध का रत्न चांदी में नहीं पहना जा सकता गुरुजी? चांदी में पहनने की अपेक्षा जो है ना सोने में पहनना चाहिए। चांदी में बुध ग्रह कमजोर, मतलब कैसा होता है ना, प्रखर बुद्धि बनाता है सोने में, सूर्य उसका प्रतिनिधित्व करता है ना, इसलिए। अब यहाँ दिखा है कौन सा ग्रह का रत्न कहाँ कहाँ पहनना चाहिए, किसमें पहनना चाहिए। ठीक है। अब इसका डिटेल्स रत्न किसके में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ अभी और फॉर्मूला है, सूत्र है, बता। ये ऊपर रत्न भी वगैरह देखिए। अब रत्न महंगा होता है तो ऊपर रत्न भी है। अब किस में पहनना चाहिए? हाँ, यहाँ दिया हुआ। ठीक है। अब साथ साथ में अब यहाँ देखेंगे, यहाँ और क्या चीज बोलते हैं, कोई भी ग्रहों का रत्न पहनना है तो उसको उसके विषय में भी यहाँ बोलते हैं कि जैसे कि अब लॉकेट बनाना है तो ग्रहों का यंत्र बना लीजिए, यंत्र के नीचे ऐसे रत्न को लटका दीजिए, और इस प्रकार से एक उचित करिए और धागे में ऐसे माला धारण करके पहन। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है? तो यहाँ क्या दे रहे हैं कि अब कौन से ग्रह का रत्न कितना वजन का होना चाहिए इत्यादि विषय में कहते हैं। तो माणिक्य जो है ना, रूबी, ये 5 या कम से कम 3 रत्ती का सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए। सवा होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, पौने नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऊपर रत्न इसका यहाँ दिया हुआ है। अब चंद्रमा का रत्न देखेंगे तो चंद्रमा का रत्न दिया है ये 7.25 रत्ती, 8.25 रत्ती का पहने चांदी में या सोने की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के सोमवार या रोहिणी नक्षत्र इत्यादि कालों में धारण कर सकते। अब मंगल का रत्न यहाँ दिया है आपका, मंगल जो ग्रह है उसका मूगा, ये कोरल, ये 8 रत्ती, हाँ, 8.25 रत्ती का वजन का सोने की अंगूठी में मंगलवार को धारण करें। तो यह 5 या 14 रत्ती का ना हो। ठीक है, कितना रत्ती का नहीं होना चाहिए यहाँ दे दिया। अब फिर उसके बाद यहाँ दिया है आपका
बुध ग्रह का, बुध ग्रह का ये आपका दिया हुआ है पन्ना, 6 रत्ती या 3 रत्ती का सोने की अंगूठी में बुधवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में धारण करें। तो ये 6.25 रत्ती या 3.25 रत्ती, ठीक है, अधिक होना चाहिए। तो यहाँ सारा सब चीज लिख दिया है, बृहस्पति का यहाँ दिया है। पुखराज जो है 9 रत्ती वजन का कभी कुछ धारण करें। रत्ती 9 रत्ती के अभाव में 12 चवाल के वजन के अथवा 1.25 रत्ती का भी पीतल या सोने की अंगूठी में पहना जा सकता है। स्मरण रहे 6 रत्ती, 11 रत्ती, 15 रत्ती का धारण नहीं करना चाहिए, 7.25 रत्ती अच्छा होता है। हाँ, अब ये शुक्र ग्रह का रत्न है, और शुक्र ग्रह का रत्न जैसे कि मान लीजिए यहाँ दिया है हीरा है। हाँ, तो हीरा 7.25 रत्ती का पहनना चाहिए, ठीक है। 7 रत्ती सामर्थ्य ना हो तो 2 रत्ती का भी धारण करें चांदी की अंगूठी में, ठीक है। अभी ऐसे स्थिति में मान लीजिए महंगा है तो ऊपर रत्न इसका भी आता है, ओपल, वो धारण कर। अब शनि का रत्न जो है, म्यूट कर लीजिए कृष्ण भट्टराय जी। तो यहाँ शनि ग्रह का जो रत्न दिया है नीलम है, वो आपका 10, 7, 6, 3 रत्ती का शनिवार को श्रवण नक्षत्र योग में धारण करें। कम से कम 11 चावल के वजन का भी पहना जा सकता है। लोहे की अंगूठी में या सप्त धातु के या अष्ट धातु की अंगूठी में पहने। उपरत्न वगैरह भी यहाँ डिटेल्स में दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब राहु ग्रह का आएगा यहाँ पे, तो राहु ग्रह का यहाँ आपको धारण हेतु गोमेद दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 6 रत्ती का बुधवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में धारण करे, 6.25 रत्ती ऐसा आप मान लीजिए, या 7.25 रत्ती। अब यहाँ केतु ग्रह का रत्न दिया है आपका वैदुर्य लहसुनिया जो है 6 रत्ती का गुरु पुष्य योग में धारण करे। तो ये लोहे शीशा जस्ता की पहने अंगूठी, तो इत्यादि यहाँ दिया हुआ है डिटेल्स। अब ये रत्न पहनने से पहले क्या है ना, लहसुनिया 3 रत्ती का भी ले सकते हैं, यहाँ दिया है 3 रत्तियों का धारण नहीं करना, डिटेल्स में दिया है, आप लोग देखेंगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। जो ग्रह होगा उसका 11 माला जप करना, एक ये 10 माला जप करना होता है। 11 माला जप करने से 1100 काउंट हो गया। 1100 होने के बाद एक माला से हवन करना, फिर मार्जन तर्पण करके ब्राह्मण भोजन करके उस रत्न को पंचगव्य से या पंचामृत से या गंगा जल में धुल करके धारण करना चाहिए। तो ऐसे उसका वो चीज होता है, जप करके ही, एक माला से हवन करके ही धारण करना चाहिए, ठीक है। और इसके डिटेल्स में वो ऐसा बताते हैं कैसे स्थिति में पहने, कैसे स्थिति में ना पहने। तो यहाँ बहुत सारे एक सूत्र हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सूर्य का माणिक्य रूपी, हाँ, उपरत्न मूंगा है। चंद्रमा का मोती उपरत्न जो है इसमें किसमें पहने, चांदी में पहने। मंगल का मूंगा है और उपरत्न भी आपका और मूंगा, ये सोने में पहन सकते हैं, ठीक है। बुध का पन्ना आप सोने में पहने। गुरु का ये जो है आपको उपरत्न मोती भी, इसको आप धारण कर सकते, इसके सुनेला भी आता है इसमें, ठीक है। इसको सोने में पहन सकते। शुक्र ग्रह का हीरा है, चांदी में पहने। शनि का नीलम में, लोहा या सप्त धातु अष्ट धातु में पहन सकते हैं। राहु का गोमेद लाजवर्ती या सप्त धातु अष्ट धातु में भी पहन सकते हैं। लाजावर्त जो है इसमें धारण कर सकते हैं या अष्ट धातु में भी धारण। अब एक नियम क्या क्या है रत्न धारण करने का, मुख्य नियम, तो कभी भी षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश मार्केश का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। समझ में आया सभी को? अब उदाहरण के स्वरूप में बता देता।
तो यहाँ बोल रहे हैं ये 10वें घर में राशि का मालिक होगा, 8वें घर का मालिक होगा, 12वें घर का राशि मालिक, दूसरे घर के और 7वें घर का मारक होता है। तो ये त्रिक भाव अशुभ भाव होता है। इन भावों का रत्न राशियों के मालिक का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोले। जी गुरु जी आया। जी गुरुदेव आ गया। अगर मान लीजिए इसमें और भी आता है, बुध ग्रह का रत्न जो है कनिष्ठ कनिष्ठा, गुरु का रत्न, ठीक है, शुक्र का अनामिका, शनि का मध्यमा इत्यादि, ये चीज जो नियम है इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखें। गुरु जी मेरा एक प्रश्न था। रुकिए रुकिए, प्रश्न बाद में करिए, पहले ये पूरा पढ़ लीजिए। इसी से रिलेटेड प्रश्न था। क्या था, बोलिए। मेष लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो नवम भाव और द्वादश भाव दोनों के मालिक होंगे। अभी आएगा तो ना, वो सब आएगा, आपका जो प्रश्न है वो आएगा, मैं ठीक क्लियर है। कर दूं। रत्न का पिछला भाग खुला रहना चाहिए ताकि स्किन को टच करे, पहला ये नियम। रत्न जब भी पहनने से ग्रह दशा के अनुसार पहने। रत्न हमेशा 7:15, 8:15, 9:15 आदि में पहने, पौने में कभी भी नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। ग्रह रत्न के बार को पहनना चाहिए, जो ग्रह का रत्न होगा उस बार को पहने, राहु केतु का शनिवार को पहने। सूर्य का रत्न रविवार को, चंद्रमा का रत्न सोमवार को, राहु का शनिवार को, केतु को मंगल और शनि को भी पहन सकते हैं। शनिवत राहु, कुजवत केतु, ऐसा बताते हैं। तो फिर आता है कब नहीं पहनना चाहिए। तो कहते हैं रत्न अधिक मास, खर मास, क्षय मास में ना पहने। अब ये अधिक मास कैसे होता है, 3-3 साल में सूर्य और चंद्रमा का दिन में 10 दिन का भेद होता है, सौर मास और चंद्र मास। तो ये 3 महीने में 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, तो अधिक मास में धारण नहीं करना चाहिए, खर मास में धारण नहीं करना चाहिए, हाँ, क्षय मास में धारण नहीं करना चाहिए और नहीं पहने। गुरु शुक्र अस्त हो तो भी नहीं पहनना चाहिए। पहनने से पूर्व प्राण प्रतिष्ठा जप हवन करके ही रत्न धारण करे, गंगा जल में धुलकर रत्न पहनना चाहिए। अब प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगा, पहले तो जो ग्रह होगा उसका पूजन करें, फिर उसका जप संख्या होता है 1000 जप करें, एक माला से हवन इत्यादि करके, फिर पंचामृत से, गंगा जल से या पंचगव्य से धुल करके उसको धारण करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अभिषेक जी समझ में आ रहा है? दुर्गा जी? जी गुरु जी। जी गुरुदेव आया। फिर उसके बाद आता है कि देखिए मित्रों के हाथ, जो ग्रह है मित्र के हाथ मतलब उंगली जो पर्वत होता है, जैसे कि कुंडली का ये बुध पर्वत होता है, ये सूर्य पर्वत होता है, ये शनि पर्वत होता है, ये गुरु पर्वत होता है, यहाँ का शुक्र पर्वत होता है, यहाँ का चंद्र पर्वत होता है, तो यहाँ का मंगल का क्षेत्र होता है, तो इत्यादि जो होते हैं रत्न वगैरह, तो मित्र के हाथ में रत्न धारण कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? जी गुरु जी। फिर आगे फिर और 1-2 नियम उस चीज को। पुत्र चाहने वाले व्यक्ति को हीरा नहीं पहनना चाहिए, पहनना ही हो तो सिंघाड़ा की आकृति वाला पहन। ठीक है, ये जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, उन्होंने जब पढ़ाया था तो उस समय नोट्स बनाया हुआ वो। ठीक है, तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, उनके द्वारा जब मैं अध्ययन किया था उस समय का ये, तो विश्वविद्यालय में प्रमाण युक्त जो है उन्होंने पढ़े हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो आचार्य जी हैं, तो उस समय का है। तो यहाँ मार्केश युक्त जो है, देखिए यहाँ कैसे स्थिति में देखिए, यहाँ उदाहरण दिया है, सवाल आप लोगों के जो अभी पूछ रहे हैं वही आएगा। यहाँ भाग्येश मार्केश शुक्र आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ वृष राशि है और यहाँ तुला राशि, तो वृष और तुला राशि का स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र। तो मारक भी आ रहा है, भाग्येश भी आ रहा है, तो लग्नेश दशमेश होकर के बुध द्वादश भाव में बैठा, अतः पहन सकते हैं। आप कैसे पहन सकते हैं?
तो यहाँ देखिए, ये ऐसा कुंडली है, मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली। तो ये जो व्यक्ति है कौन कौन सा ग्रह का रत्न वगैरह धारण कर सकता है इत्यादि। तो लग्न, पंचम और नवम, इसका विशेष करके रत्न धारण करना चाहिए। इसका मालिक जो है अन्य भावों में बैठने पर भी, अन्य भावों का मालिक होने पर भी धारण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ देखिए, आप देखिए आपका सवाल वही आ रहा है, यहाँ आपका वृष राशि और यहाँ तुला राशि है, तो यह मारक बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यहाँ मार्ग के शुक्र है, ठीक है, और लग्नेश दशमेश होकर के बुध द्वादश भाव में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में क्या रत्न पहना जा सकता है? अवश्य पहना जा सकता है, इस बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। क्योंकि शुक्र ग्रह का भी रत्न धारण किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए, रत्न कमजोर ग्रहों का पहनते हैं, यहाँ विमल योग बन रहा है। अगर विमल योग बन रहा है तो धारण नहीं करना चाहिए। जैसे कि विपरीत राजयोग 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष, सरल और विमल। बोलो जुआ के। अब ये कैसे बनता है? ये कुंडली में जो छठे घर में जो मीन राशि है, इसका मालिक होगा गुरु। तो ये गुरु ग्रह छठे घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो तो विपरीत राजयोग होगा, वो हर्ष नाम का होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरु जी। ये नहीं आया गुरु जी। नहीं समझ आया गुरु जी। अब यहाँ देखिए, छठे घर में मीन राशि लिखा है कि नहीं, 12। जी गुरु जी। तो मीन राशि का मालिक कौन हुआ? गुरु। 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 तो गुरु ग्रह कुंडली का अगर छठे घर में गुरु बैठा हो या 8वें घर में गुरु बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो तो ये हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनेगा। जी गुरु जी। समझ में आया अभी? जी गुरु जी जी। गुरु जी। अगर मान लीजिए 8वें घर में जो राशि है वृष राशि, इसका मालिक शुक्र जा करके छठे घर में बैठे हो, 8वें घर में बैठा हो या 12वें घर में शुक्र जा करके बैठे हो, तो मैंने 3 राजयोग बोला था, एक तो हर्ष, फिर सरल, सरल और विमल। 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 तो ये 8वें घर का, छठे घर का मालिक हर्ष बनाएगा, 8वें घर का सरल बनेगा, 12वें घर का मालिक उसी प्रकार 6, 8, 12 घर में बैठेगा तो विमल बनाएगा। छठा घर का हर्ष, 8वें घर का सरल, 12वें घर का विमल। विमल। राजयोग, ये कैसा राजयोग है? आप लोगों का डाउट होगा ना, ये बुरे घर में कैसे राजयोग बना है? जी गुरु जी। तो शास्त्रों में ऐसा बताया है, छठा घर का मालिक जहां भी जाएगा वहां नुकसान करेगा, उस भाव को नष्ट करेगा। 8वें घर का मालिक भी जहां जाएगा वहां नष्ट करेगा, 12वें घर का मालिक भी जहां जाएगा वहां नष्ट करेगा। तो यहां मान लीजिए 8वें घर का मालिक जाकर के बैठा है 12वें घर में, मान लीजिए, तो ऐसे में क्या होगा? बोले ये 12वें घर का जो है ना उसको नुकसान करेगा। तो 12वां घर क्या है? मेडिकल, वेंटिलेटर, जेल, कारावास इत्यादि को नष्ट कर देगा। अब बुरे योग नष्ट होंगे तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए विपरीत राजयोग। समझ में आया कि नहीं आया? जी आया गुरु गुरु जी। जी। व्यय भी बढ़ा देगा गुरु जी। अरे व्यय को नष्ट कर देगा तो व्यय रुकेगा ना, कैसे बात कर रुकेगा रहे हैं? रुकेगा। अच्छा व्यय रुकेगा। जी गुरु जी। बढ़ाएगा नहीं, वो घटाएगा, इसलिए तो विपरीत राजयोग। नहीं तो किस बात का विपरीत राजयोग? जी जी अच्छा, जी। व्यय को कंट्रोल करेगा, घटाएगा। ठीक है गुरु जी। अब ये छठा घर का मालिक जाकर के 8वें घर में बैठ गया, तो 8वां घर क्या? दुर्घटना, मृत्यु है कि नहीं है? जी गुरु जी। जी गुरु लंबी जी। बीमारी। तो ये नष्ट कर देगा अष्टम घर को। तो अष्टम घर को नष्ट कर दिया तो क्या किया? लंबी बीमारी को नष्ट किया, दुर्घटना को नष्ट कर दिया। तो विपरीत राजयोग हुआ कि नहीं हुआ? जी गुरु हुआ जी। गुरु जी। गुरु। तो इसलिए विपरीत राजयोग।
नहीं तो आज तक आप यही विपरीत राजयोग से क्यों होता है अभी मालूम चला? विपरीत मतलब नहीं उल्टा। हाँ, अब उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? अब ये छठे घर के मालिक जा करके लग्न में बैठेगा तो छठा घर रोग ऋण शत्रु जा करके शरीर में बैठ गया तो शरीर को नष्ट करेगा। विवाह घर में जाकर के बैठेगा तो जीवन साथी का हानि करेगा। विवाह घर में बैठेगा तो गुरुजी शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगी, शादी होगी तो महाभारत होगी, जीवन साथी बीमार होगी, दोनों के मतभेद होंगे। छठा घर कोर्ट कचहरी है, अब कोर्ट कचहरी का चक्कर भी खिला सकता है। रोग ऋण जी शत्रु, गुरुजी। तो रोग ऋण शत्रु जाकर आपके घर में आतंकवादी घुस गया, क्या मजे में रहेंगे या डिप्रेशन में रहेंगे? आप ये बताइए। डिप्रेशन हथियार में। उठाना पड़ेगा गुरुजी। आपके बीवी के घर में आतंकवादी घुस गया, रोग ऋण शत्रु, तो क्या आप क्या कैसे मजे में रहेंगे ना, क्या टेंशन में रहेंगे? टेंशन रहे गुरुजी। खत्म हो गया किस्सा, यही है बात। गुरुजी 8वें का 9वें में बैठे तो? 8वें 9वें में बैठे तो भाई ये क्या है, पिता है ना, पिता के में समस्या करेगा ना, ग्रोथ वो उन्नति वो तरक्की वो प्रगति राजयोग नहीं नहीं होगी। होगा। अरे भैया, अभी भी नहीं समझे तो कम से कम समझेंगे। थोड़ा सा दिमाग का बत्ती जला करके बैठो, थोड़ा वीडियो वीडियो देखो। पता नहीं सब लोग काले दिखाई दे रहे हैं, अभिषेक जी मात्र दर्शन दे रहे हैं। पता नहीं कौन किस अंतरिक्ष में बैठा है, कोई सो करके बैठा है। ऐसी स्थिति में कभी भी ज्योतिष नहीं आएगा। नवीन जी, सजग होकर के सावधान पूर्वक बैठना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात को? बैठिए, सावधानी पूर्वक बैठिए, सब लोग वीडियो ऑन करिए। नहीं जी तो गुरुजी। विद्या को सम्मान करेंगे तभी विद्या आएगा, विद्या का सम्मान नहीं करेंगे कभी भी नहीं आएगा। तो विपरीत राजयोग क्यों होता है? बुरा बुरा को नष्ट करता है ना। अब यहाँ गया तो इसको नुकसान करेगा, यहाँ जाएगा तो इसका, मतलब सीधा फॉर्मूला है। रोग ऋण शत्रु आपके घर में आए या आपका शरीर जाकर के, पहला घर शरीर है ना, छठा आठवां 12वें घर में बैठ जाए तो शरीर का नुकसान करेगा। ठीक है। अब रोग ऋण शत्रु जाकर के आपके ही घर में घुस गया है तो भी परेशान रहेंगे। आप चाहे अस्पताल में हो चाहे घर में बीमार हो, बात तो एक ही है, परेशान तो होंगे। अब घर में दुर्घटना हो या सड़क पे दुर्घटना हो, बात तो एक ही है। घर में लंबी बीमारी हो या आप मेडिकल में लंबी बीमारी से जूझ रहे हो, वहीं एडमिट हो, दोनों स्थिति में परेशान होंगे ना। तो 12 घर जेल, कारावास, व्यय, हानि, मेडिकल, वेंटिलेटर है, तो हानि है ना, नुकसान है। तो ऐसे स्थिति में क्या, चाहे आप वहां जाएं या वो आपके घर में आए, बात एक ही है। तो नुकसान ये जहां भी जाता है नुकसान कराता है। इसका बस नुकसान कहाँ से हो ना, वो नुकसान से बचाएगा कैसे? अब ये गया था नुकसान करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए एक आतंकवादी इंडिया का आतंकवादी निकला, अब जा करके पाकिस्तान के, अब आपका खर्चा ही कुछ नहीं लग रहा है, अपने आप प्रोटेक्शन हो रहा है। आपको क्या चाहिए? 8वां घर लंबी बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु को वो नष्ट कर दे रहा है, तो आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? वाह गुरुजी। इसी को विपरीत राजयोग कहते हैं। तो विपरीत राजयोग यहाँ यही बोल रहे हैं, या बुध ग्रह का रत्न धारण पहने या न पहने, ये कंडीशन में बोल रहे हैं कि बुध ग्रह भाग्य स्थान का भी मालिक है, यहाँ द्वादश भाव का भी बुध ग्रह कन्या राशि में बैठा है, विमल नाम का राजयोग बना रहा है। तो ऐसे स्थिति में बुध ग्रह का रत्न पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि बुध कमजोर नहीं हो रहा है। कमजोर ग्रह का रत्न पहना जाता है ना, कमजोर ग्रहों का रत्न पहनते हैं। यहाँ विमल योग बन रहा है, पन्ना नहीं पहनना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? आया आया गुरुजी, आया गुरुजी समझ में। सब लोग वीडियो ऑन करिए, तो नहीं तो फिर मैं ये इतना ही शॉर्टकट करूंगा, आगे फिर क्लास नहीं बढ़ेगा। ऑन करिए सब लोग वीडियो। जो ऑन नहीं करेगा मैं फिर वो क्या करूंगा, वेटिंग लिस्ट में डाल दूंगा, जुड़ नहीं पाएंगे।
गुरुजी मेरा तो अंधेरा है यहाँ पे, अगर ऑन भी करेंगे तो आपको दिखाऊंगा नहीं मैं। कोई बात नहीं, ऑन करिए सब लोग, मैं फिर नहीं तो वेटिंग लिस्ट में डाल दूंगा। मैं ऑन करके रखा हूँ यहाँ से, आप वेटिंग लिस्ट में ज्वाइन ही नहीं होंगे जब तक क्लास चलेगा। मैं यहाँ सेटिंग करके रखता हूँ वेटिंग। मेरा ऑन है, कल आपने वेटिंग लिस्ट पर आप लोग ठीक है, बाद में मत बोलना कि गुरुजी ने उधर कर दिया बोल करके। तो समझ में आ गया बुध ग्रह का यहाँ क्यों नहीं पहनना चाहिए। विमल नाम का राजयोग बना रहा था। विपरीत राजयोग कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। छठा घर से क्या बनेगा? हर्ष योग, हर्ष योग, हर्ष। 8वें घर से सरल योग, सरल, 12वें घर से विमल विमल, योग। विमल योग। क्लियर हो गया? जी गुरुजी। जी गुरुजी। अब ये कुंडली ले लीजिए, मेष लग्न की कुंडली। तो यहाँ देख रहे हैं आप, मेष लग्न की कुंडली है। तो यहाँ सूर्य ग्रह का रत्न, सूर्य जाकर के द्वादश भाव में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ सूर्य ग्रह का रत्न पहना जा सकता है क्योंकि सूर्य कमजोर हो रहा है ना। जी गुरुजी। म्यूट कर लीजिए, हाँ, जिनका यहाँ आवाज आ रहा है। और जब बोलना हो तो बोलना, वीडियो ऑन रखना जरूर। कभी भी कोई भी वेटिंग लिस्ट में हो सकता है। अभी भी 4-5 लोगों का है, अभी भी संकेत कर रहा हूँ, दोबारा संकेत नहीं करूंगा। आप गुरुजी मेरा ऑन है ना वीडियो में। अब ये जिनका वीडियो ऑन नहीं है कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ मूंगा क्यों नहीं पहनना चाहिए? अब देखिए यहाँ आया ना, अब यहाँ मंगल जाकर के बैठा है, 8वां घर का मालिक होकर के यहाँ मंगल चंद्रमा बैठा है। ये कौन सा राजयोग बना? विपरीत राजयोग। हर्ष नहीं, ये सरल, सरल 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 तो यहाँ सरल राजयोग। लग्नेश भी मंगल है और विपरीत राजयोग बन रहा है, तो मंगल ग्रह कमजोर नहीं है। तो ऐसे स्थिति में मूंगा नहीं पहनना चाहिए। समझ में आया? जी गुरुजी। अब यहाँ बुध ग्रह का रत्न क्या धारण करना चाहिए, फिर ये सवाल आता है। अब बुध ग्रह देखेंगे तो आप छठे घर का मालिक है और तीसरे घर का भी मालिक है। अब बुध बैठा कहाँ पे है? द्वादश घर में बैठा। तो बुध यहाँ जो है ना आपका क्या हो रहा है? विपरीत राजयोग कौन सा बना रहा है बुध ग्रह? विमल, विमल का नाम तो भाई यहाँ लिख भी, यहाँ लिख भी हर्ष दिया नाम का योग बना रहा है। ये अच्छा हर्ष। छठा घर का मालिक 6, 8, 12 में बैठे तो हर्ष। 8वां घर का 6, 8, 12 में बैठे तो सरल। 12वां घर का 6, 8, 12 में बने तो बोलो 12वें जुआ। करके बैठे तो विमल। हाँ बोलो जुआ केसरी। ये गुरुजी 12वां वाला स्वाद वाला है लेकिन। हाँ गुरुदेव किसी के भी कोई भी ग्रह के साथ बैठने पर ही बना देता है? ग्रह से कोई लेना देना है, भावों से लेना देना है ना। जी गुरुदेव। छठा घर का बैठ गया ना 12वें घर में, छठा घर का छठे घर में बैठे हो, 8वें घर में बैठे हो या छठे ही घर में बैठे, तो ये हर्ष नाम का योग बनेगा। तो उसी प्रकार 8वें घर का मालिक 8वें में बैठे हो, छठे में या 12वें में। मेरे को लगता है अभी भी मतलब कोई सो रहा है, लग रहा है अभी कोई नींद में जाग रहा है, दोबारा पूछ रहा है, ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाए। नहीं गुरुजी, उसी ग्रह का मालिक मतलब कोई भी ग्रह हो सकता है ना। हाँ, अब यहाँ देखिए अब क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बातों को समझाना है, मैंने ऐसे ही हाँ बोल दिया। नहीं मतलब गुरुजी। जिस राशि का स्वामी मालिक है वही है ना। अब छठे घर में जो मालिक यहाँ है कन्या राशि में, इतने देर से यही तो बोल रहा हूँ। छठे 8वें घर में जो राशि संख्या होगा, अब छठे का मालिक बुध है, हाँ, 8वें का मालिक वृश्चिक का मंगल है, 12वें का मालिक कौन है? गुरु। गुरु। तो बुध ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हर्ष बनाएगा राजयोग। 8वें घर का मंगल 6, 8, 12 में बैठे तो सरल बनाएगा। 12वें घर का गुरु मीन राशि का मालिक 6, 8, 12 में बैठे तो बोलो जुआ कैसे फल बनाएगा। जी अभी भी समझ में नहीं आया तो कभी भी नहीं आएगा। जी। अभी पूरा समझ में आ गया गुरुजी, क्लियर हो गया। आ गया गुरुदेव, आ गया।
शवासन में बैठ करके पढ़ेंगे तो कहाँ से समझ में आएगा। इससे सरल और मैं नहीं समझा पाऊंगा। ये ठीक है गुरु। अब यहाँ शनि ग्रह उच्च में बैठा है, तो शनि ग्रह कैसे उच्च में बैठा है? शनि ग्रह तुला राशि में उच्च का होकर के बैठा है, दशम और एकादश का मालिक है। तुला राशि में शनि ग्रह बैठा है। कमजोर है ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में क्या शनि ग्रह का रत्न पहनना चाहिए? नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, नहीं। अभी आया गुरु ग्रह गुरुजी का रत्न। मंगल का क्यों नहीं पहनना चाहिए यहाँ पे? भाई पूरा रामायण खत्म हो गया और सीता कौन थी ये पूछ रहे हैं। नहीं गुरुजी, ये वाला मंगल ये वाला थोड़ा सा रह गया था गुरुजी। अरे यहाँ 8 नंबर वृश्चिक मंगल, यहाँ चंद्रमा नहीं बैठा है। जी गुरुजी। क्या योग बन रहा है? सरल यहाँ योग पे गुरुजी है। बना है सरल सरल। तो इसलिए नहीं पहनना चाहिए ना, मंगल कमजोर नहीं हो रहा है ना। ठीक है गुरुजी, समझ गया। भैया इसमें मंगल लग्नेश भी तो है। लगन कमजोर होगा तो पहनना चाहिए, ऐसा है। अब कमजोरी नहीं है तो कैसे पहनेंगे? अब व्यक्ति बीमारी नहीं है तो दवा क्यों देंगे भाई? जी गुरुजी। हाँ सही। आप ये बोलिए, कोई व्यक्ति बीमारी नहीं है क्या? नहीं, जैसे अंश बल से हीन हो या किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि हो तो भी इसमें मतलब विपरीत राजयोग बन रहा है तो किस्सा खत्म। मान लीजिए गुरुदेव वो लगन कुंडली में तो मतलब लगन में ही आ रहा हो और वक्री होके फिर वो द्वादश भाव का स्वामी बन रहा हो, द्वादश भाव में आ जाए छठे घर का स्वामी, छठे भी घर का स्वामी द्वादश घर में आ जाए तो भी तो विपरीत राजयोग हुआ हर्ष ना। हर्ष गुरुदेव विपरीत चलित राजयोग। चलित चलित विमल कुंडली में आए विमल तो चलित कुंडली में, और वैसे नहीं आ रहा। अब वो मान लीजिए लग्नेश मात्र है, हाँ वो 6, 8, 12 घर का मालिक नहीं है, विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है तो पहनना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी आया आ गुरुजी। गए गुरुदेव। आ गए भैया। क्या गुरुजी आ गए। अब यहाँ देखिए, शनि ग्रह का रत्न क्यों नहीं पहनना चाहिए? शनि ग्रह उच्च का होकर के बैठा है। तुला राशि में उच्च का होके बैठा है। हाँ, अब यहाँ एक बात है, षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश का अन्य उपाय करें। राहु केतु की दशा में पहना है अन्य सावधानियां देखते हुए। तो षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश का क्या करे? मंत्र जाप करे, पूजा करे, उनको थोड़ा सा फका, क्या बोलते हैं ना, उनको फुसलाएं करके अपने बस में रखे। बहलाएं फुसलाएं। जैसे कि गणेश जी को मनाने के लिए क्या बोलते हैं वेद में? त्वम ब्रह्मास्त्वम, बोले तुम ही ब्रह्मा हो। त्वम विष्णुस्त्वम, बोले तुम ही विष्णु हो। रुद्रस्त्वम, बोले तुम ही रुद्र हो। त्वम अग्निस्त्वम सूर्यस्त्वम चंद्रमास्त्वम ब्रह्मा। ब्रह्म भूर्भुवस्वर, सभी तुम ही हो। तो गणेश जी बोलो बेटा मांग क्या चाहिए? समझ रहे हैं बात? ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी क्या लिखा है, जो गीता प्रेस गोरखपुर में? स्तोत्रम न कस्य तुष्टये, प्रशंसा से कौन बस में नहीं होता। जब अमृत पीना था देवताओं को तो राक्षसों का प्रशंसा करने लगे। हम लोग तो भाई भाई ले जा करके समुद्र मंथन करके अमृत पी लिए, उनको दारू पिला दिए। तो किसी को भी बस में करना है तो प्रशंसा करना सीखे, उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा से जोश जोश में कोई भी काम कर देता है, समझ रहे? ऐसे होते हैं ना। तो चलिए, लग्न का व्यय द्वादश, अष्टम का व्यय द्वितीय सप्तमेश ज्यादा खतरनाक होता है, जीते जी मारता है, सीधे मारेगा। समझ रहे बात? या आयु स्थान होता है कुंडली में 8वां और तीसरा, भावात भावम शुद्ध।
8वें घर से हम आयु का विचार करते हैं, 8वें घर से फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज 8वां तीसरा होगा। तीसरा 8वां घर पड़ता है। तो 8वां और तीसरा घर का व्यय भाव द्वितीय होता है, तीसरे घर से 12वां घर, और 8वें घर से 12वां घर जो होता है 7वां होता है। इसलिए ये द्वितीय से सबसे ज्यादा जो है ना खतरनाक होता है, सीधे मारेगा सप्तम, ज्यादा खतरनाक द्वितीय जी मारेगा द्वितीय। ठीक है, तो फिर आगे कहते हैं कोई ग्रह एक राशि को देखे तो दूसरा स्वयं बलवान हो जाता है। मान लीजिए कोई ग्रह है, उसका 2 जगह राशियां हैं, जैसे कि मान लीजिए अब गुरु का राशि यहाँ धनु भी पड़ रहा है और यहाँ मीन भी पड़ रहा है। तो गुरु ग्रह अगर मान लीजिए यहाँ से अब इस घर को देख रहा है, तो ये राशि भी स्वतः ही बलवान हो जाए, चाहे देखे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी जी गुरुदेव। अब दोनों घरों में तो एक साथ देख ही नहीं सकता ना, एक ही घर में देख। जी जी तो जी। ये कहने का था। लाजावर्त कोई नुकसान नहीं है, सस्ता है केतु ग्रह के लिए। ठीक है, मानसिक तनाव में पाप कर्तरी योग में यदि राहु केतु की भूमिका हो, शनि की 7.5 ढैया में पाप ग्रहों की दशा में राहु केतु की दशा में लाजावर्ती पहना जा सकता। पाप कर्तरी योग कैसे बनता है कुंडली में, अब ये भी आ जाइए। कर्तरी का तात्पर्य शब्द का अर्थ मालूम है किसी को? काटना। जी गुरुदेव, कैंची। हाँ, ये हुई ना बात। कैंची क्या करता है, कैंची के बीच में जो भी आता है ना उसको काट देता है कि नहीं? तो शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी होता है। अब कुंडली में मान लीजिए यहाँ शुभ ग्रह गुरु बैठा है, अब इधर मान लीजिए शनि बैठा है। पापी ग्रह कौन कौन से हैं बताइए, मैं तो भूल गया। शनि राहु सूर्य केतु मंगल। अरे शनि राहु केतु सूर्य मंगल क्रम से ऐसे बोलिए, मंगल सूर्य शनि राहु केतु। ऐसे उल्टा क्यों बोल रहे हैं आउस जी? तो राजा फिर सेनापति फिर सेनाएं, शनि राहु केतु। ठीक है, तो इधर शनि बैठा है, मान लीजिए इधर मंगल बैठा है, तो दोनों पापी ग्रहों के मध्य में गुरु ग्रह हुआ। जो भाव होगा उस भाव के प्रभावों को कमजोर करते हैं और गुरु ग्रह को भी कमजोर करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे कि आपके अड़ोसी पड़ोसी दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति हों तो आपको भी घुटन महसूस होगी, मानसिक अशांति महसूस होगी। समझ में आया? जी और आप, ये हुआ पाप कर्तरी। अब शुभ कर्तरी में आएगा, मान लीजिए यहाँ बैठा है कौन, मान लीजिए बुध बैठा है, अब इधर गुरु बैठा है, इधर चंद्रमा बैठा हो। अशुभ ग्रह में आएगा गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। सूर्य से दूसरा 3 घर आगे, 90 डिग्री आगे पीछे चंद्रमा अशुभ होता है, बाद बाकी शुभ होता है। बुध ग्रह शुभ ग्रहों के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ है। तो यहाँ चंद्रमा और गुरु के मध्य में क्या हुआ, बुध बैठा। जैसे कि आपका घर है, आपके अड़ोसी पड़ोसी विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे तो क्या होगा, आपका ग्रोथ, उन्नति, तरक्की होगा ना, उनके ज्ञान के माध्यम से आपको लाभ भी मिलेगा, आपको जीने में भी मजा आएगा। तो ऐसे में इस घर की फलों में वृद्धि होगा, इसको कहते हैं शुभ कर्तरी। और ये पापी ग्रहों के बीच में हो तो अशुभ कर्तरी। समझ, कर्तरी अशुभ मतलब जो मध्य में जो ग्रह और भाव होगा उनके भावों का और ग्रहों का ऊर्जा को कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, पापी ग्रह उसको जी गुरु जी। क्षीण कर देते हैं, शुभ ग्रह उसको बढ़ा देते हैं। ये शुभ कर्तरी पाप कर्तरी हो गए। तो यहाँ वही चीज बोल रहे हैं। तो शनि की 6.5, अब देखिए मानसिक तनाव में पाप कर्तरी योग में यदि राहु केतु की भूमिका हो, शनि की 7.5 ढैया में, पाप ग्रहों की दशा में, राहु केतु की दशा में लाजावर्ती पहन सकते। अब ये देखिए चांदी में मध्यमा में पहन सकते हैं, ठीक है, अष्ट धातु में भी पहन सकते हैं, सप्त धातु में भी पहन सकते हैं। रेशम के काले धागे में गले में लॉकेट के रूप में, हाँ, 25 रत्ती सवा तक
पहना जा सकते हैं। धातु ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है, ठीक है, ज्यादा रत्न डालते हैं। अभी जो है ना डिवोर्स करने वाले, तलाक करने वाले कुंडली में योग ग्रह कौन है वैदिक ज्योतिष में? पृथकता जनक जो ग्रह माना है सूर्य, शनि, राहु और द्वादश को माना है हमेशा डिवोर्स कराने वाला। और इसमें केतु भी ग्रह आता है जो वैराग्य को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका पृथकता जनक ग्रहों का प्रभाव सप्तम, सप्तमेश और उनके कारक पर पड़े तो पति पत्नी को त्याग योग होता है, अर्थात दोनों का संबंध खराब होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जी यहाँ बात गुरुदेव। हो रहा है जी गुरुदेव। सप्तम भाव। अब सप्तम भाव का तात्पर्य कुंडली में, जैसे कि मान लीजिए किसी का कुंडली, जब ये स्त्री का कुंडली है, ठीक है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग होगा, बताऊं। अब यहाँ बोल रहे हैं सप्तम भाव का संबंध व्यय का तात्पर्य 12वां घर का जो मालिक होगा वो नुकसान पहुंचाने वाला होगा। तो वृष राशि का स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र है, ये नुकसान पहुंचाएगा, डिवोर्स कराएगा। व्यय मतलब हानि। फिर आया सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा? धनु राशि, इसका स्वामी कौन है? गुरु। सप्तम भाव का पति का कारक ग्रह भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गुरु को मानते हैं। ये स्त्री का कुंडली है। तो यहां जो बोल रहे हैं, अगर गुरु ग्रह के ऊपर किसका प्रभाव हो? सूर्य, शनि, राहु और द्वादश भाव में जो राशि का मालिक शुक्र का। तो यहाँ ये कुंडली में देखिए गुरु ग्रह कहाँ बैठा है? तो गुरु ग्रह आपका यहाँ बैठा है। अब गुरु ग्रह के साथ सूर्य भी बैठा है, दिखाई दे रहा है जी। केतु भी है। अब ये द्वादश विवाह स्थान में देख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो भी प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए पत्नी त्याग का योग। अब यहाँ देखिए लिखा है सप्तमेश, सप्तम भाव। सप्तमेश किसे कहते हैं? सप्तम भाव में जो राशि का मालिक होगा वो सप्तमेश कहेंगे। कौन हुआ? गुरु हुआ। पति का कारक भी कौन हुआ? गुरु हुआ। अब सूर्य और राहु के प्रभाव में कैसे हैं? ये राहु का पूर्ण दृष्टि है, दिखाई दिया कि नहीं? राहु का पूर्ण दृष्टि गुरु के ऊपर है और गुरु बैठा है सूर्य के साथ, सूर्य के साथ। और शुक्र ग्रह का भी सप्तम दृष्टि विवाह घर जी। वो द्वादश है। तो ऐसे बना, समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरुदेव आया। अब ये देखिए सप्तमेश कौन है? सूर्य है, सिंह राशि। जी। हाँ सिंह सूर्य। अब सूर्य है स्वयं वो सप्तमेश हो रहा है, जी। ठीक है। यहाँ अन्य क्या है? शनि का सप्तम दृष्टि है, दिखाई दे रहा है। जी गुरुदेव। अब ये राहु ग्रह का पंचम दृष्टि यहाँ है, सप्तम दृष्टि यहाँ है, नवम दृष्टि राहु का भी है। जी। हाँ। स्वयं सप्तमेश पृथकता जनक कारक ग्रह है सूर्य, स्वयं सिंह राशि का मालिक। जी गुरुदेव। ठीक है। और पति कारक गुरु पर भी शनि का प्रभाव है। और पति का कारक गुरु पर शनि का कैसे प्रभाव है? तो शनि यहाँ बैठा है। शनि का वैदिक ज्योतिष के अनुसार सप्तम पूर्ण दृष्टि और तृतीय और दशम पूर्ण दृष्टि। जी गुरुदेव। देख रहा है कि नहीं देख रहा है शनि बृहस्पति? जी। जी जी गुरु गुरु जी। जी। तीसरी सप्तमी तो ऐसे दसवीं। ठीक है, समझ में आया? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। लगभग ये देखिए पीडीएफ थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए, मेरे को लगता है कि अब ये रत्नों वत्नों का झमेला निपट गया होगा। समझ जी में आ गुरुदेव। गया कि नहीं? जी आया गुरुजी, अच्छे जी तरीके से गुरुदेव। आया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर है गुरुजी। नहीं गुरुदेव आ गया। अच्छा। प्रैक्टिस करना, सब मेरे भरोसे मत रहिए, ठीक है। आप जी एक बार जी। पढ़ाने का काम पढ़ा दिया, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा।
जी एक चीज पूछनी थी गुरु जी, पूछ सकते हैं क्या? क्या? जब एक तक चीज पूछनी है। गुरुजी, हाँ बोलिए। जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपका पीछा भी तो नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ये तो सबसे बड़ी बात है ना, अभ्यास परमम गुरु। हम तो पीछा मत छोड़िए, मेरे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग जो है ना, कछुए के चाल मत छोड़ दौड़िए, खरगोश की तरह, तेज बुलेट ट्रेन की तरह। नहीं तो भाई 3 महीने में तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे इनकम भी करेंगे? जी गुरु जी। प्रैक्टिस तो वहां होगा ना, प्रैक्टिस तो मेन प्रैक्टिस तो आपको दिन में, तो आप अभी प्रैक्टिस करो, नहीं कर रहे हैं। अभी एस्टो इंस्टा एस्टो टॉक इत्यादि में दिन में 100-150 कुंडली देखेंगे तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। पैसा भी मिल रहा है और प्रैक्टिस भी हो रहा है। जी गुरु जी। अब आप लोग करेंगे तो ठीक है, अब नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम क्या करें। एक क्वेश्चन था गुरु जी। अब क्वेश्चन जो है बाद में, क्वेश्चन कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये गोचर पढ़ाने दे दीजिए मेरे को। जी जी गुरु जी। अब जो है ना, गोचर जो देखे जाते हैं, अभी आप लोग का इंटरव्यू वगैरह हो रहा है या कृष्ण भट्टराय जी वगैरह, तो यहाँ गोचर में सबसे पहले होता है कि ग्रह कितने दिन में राशि बदलते हैं पहले। तो सूर्य, बुध और शुक्र, मासम शुक्र बुधादित्या। तो ये 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं कि कब? एक महीने में। चंद्र सपाद दिन द्वयम, चंद्रमा 2.25 दिन में, अर्थात 54 घंटे में। जी। भौम त्रिपक्षम, मंगल ग्रह 45 दिन में। त्रिपक्ष में कितना? 45 डेज, 15 दिन का एक पक्ष होता है त्रिपक्षम। जी। भौमस त्रिपक्षम जीवोब्दम, देवगुरु बृहस्पति 1 साल में। साल में। ठीक है। जी। सार्ध वर्ष द्वयम शनि, शनि जो है 2.5 साल में। 30 महीने में। जी। 2.5 वर्ष में 30 महीना होता है। जी जी। ठीक है। कौन? शनि। राहु राहु केतु नहीं, सदा भुक्ते सार्धम एकंतु वत्सरम, राहु केतु 1.5 वर्ष। में। 18 महीना। जी। ये भी डॉक्टर की तरह उर्दू लिखते हैं ना, मेरे को भी ऐसे लिखना है। जी गुरु जी। माँ डॉक्टर ही। ठीक है। ये राहु केतु 18 18 महीना। महीने में। केतु 18, ये तो हो गया क्लियर। ठीक है, कोई बचा नहीं। तो अगर मान लीजिए बृहस्पति का गोचर सूर्य के ऊपर हो, अब कैसे गोचर हो, अब ये भी प्रश्न चले कुंडली। अब गोचर का तात्पर्य क्या है? ब्रह्मांड का लाइफ लोकेशन को गोचर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये आज का कुंडली है। अब जैसे कुंडली खोलेंगे, ये अभी आप देखेंगे। अभी देखिए 11 सितंबर 9:58 गुवाहाटी आसाम के अनुसार वृष लग्न की कुंडली है। अभी कौन कौन सा ग्रह? चंद्रमा यहाँ है, शनि मीन राशि पर है, राहु कुंभ में है, केतु सिंह में, सूर्य बुध भी यहाँ है, मंगल यहाँ है, बृहस्पति मिथुन में, शुक्र इसमें। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? जी गुरु जी। अब ये आपको नित्य दैनिक जो है गोचर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति का किसी का भी पढ़ लीजिए, बोलिए किसी का भी डेट ऑफ बर्थ। 16/06/2000। 16/9/2001। 16/9/2001। 16/9/2001। 8 हाँ, बज के 10 टाइमिंग मिनट बताइए। PM। 8:10 PM। तो 12 में PM। 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20। जन्म डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। आरा बिहार या पटना बिहार। आरा गुरु जी जी डबल गुरु आर जी। होगा इसमें?
बिहार मार दो गुरुजी, पटना बिहार मार दो, उसमें आ जाएगा। तो पटना ही मार पटना देते, बिहार बात गुरुजी चलेगा। जी गुरुजी, बात एक ही रहेगा। पटना इंडिया ना पटना बिहार मार। पटना बिहार, पटना और भी है जगह है। यही है आपका। जी गुरुजी। अभी मैंने आप लोगों को एक कुंडली दिखाया, गोचर वाला। मीन राशि पर गुरु का गोचर था 3 नंबर में, राहु केतु का गोचर, राहु 11 में था और केतु 5 में। तो ये मेन 4 ग्रहों का गोचर दे। अब यहां से फलित शुरू हो। अब शनि जिस राशि में बैठा हो, अब राशियों के दिशा देखिए कैसे। अब ये हाँ हाँ बोलने लगेंगे। अब ये होते हैं 4 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, और म्यूट कर लीजिए जब बोलना हो तभी बोलो। अब उसके बाद जो है राशियों की दिशाएं होती हैं। पूरब दिशा 1 नंबर मेष राशि, दक्षिण दिशा 2 नंबर, पश्चिम दिशा 3 नंबर, उत्तर दिशा 4 नंबर। फिर 5, 1 में 4 जोड़िए 5, 5 में 4 जोड़िए 9, 2 में 4 जोड़िए 6, 6 में 4 जोड़िए 10, 3 में 4 जोड़िए 7, 7 में 4 जोड़िए 11, 4, 8 और 12। एक राशियों की दिशा हो। अब जो है सूर्य शनि ग्रह म्यूट कर लीजिए, तो खटर पटर किसका आवाज आ रहा है, मेरा माइक जाता है। म्यूट कर लीजिए फिर। तो शनि ग्रह जहां बैठता हो उसके पीछे की राशि, और दुर्गा जी जी गुरु जी। म्यूट कर लीजिए, मैंने कर दिया। अभिषेक जी आप अनम्यूट में रहिए। तो शनि ग्रह जहां बैठा हो उससे आगे और पीछे, और शनि जिस राशि में बैठा हो, किसी का कुंडली देखते ही आपको, अगर चंद्रमा अभी वर्तमान में मेष राशि में हो, या मीन राशि में हो, या कुंभ राशि में हो, तो जो मेष राशि वाला होगा उसको सिर पर 7.5 होगा। शनि मीन राशि में, उस पर जिस राशि में वो है उसको हृदय पर, और शनि से पिछला राशि को पैर पर प्रभाव डाल। अब एक राशि में शनि रहता है तो 2.5 साल, तो शनि जब तक मीन राशि में रहेगा तो मेष राशि वालों को सिर पर रहेगा। समझ में आया? अब शनि जी जैसे गुरुजी। ही मीन राशि से मेष राशि में आएगा तो वो हृदय पर प्रभाव डालेगा, इसको सिर पर शुरू हो जाएगा, वृष राशि। और शनि जैसे ही 1 जी नंबर गुरुजी। राशि से निकल करके 2 नंबर में चला जाएगा तो इसको 7.5 शुरू हो जाएगा, इसको फिर पैर पर। तो एक ही राशि अगले वाली राशि को सिर पर, हृदय पर, पैर पर होने के कारण 7.5 साल तक प्रभाव डाला। ठीक है। और शनि जब तक पहले जी 11 गुरुजी। नंबर राशि में था, अभी 12 में है, तो 11 में जब था तो 12 वालों को सिर पर था, लेकिन जब 12 में चला गया तो हृदय पे आ गया। अब 12 से जब 1 में चला जाएगा तो पैर पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शनि से आ अगली रहा है राशि गुरुजी। जो होगा उसको 7.5 साल तक, शनि जिस राशि में बैठा होगा उसको 5 साल तक, और शनि से जो पिछला राशि होगा उसको 2.5 साल तक पैरों में प्रभाव डालता है। 2.5 साल तक। ये सिर, हृदय, पैर पर, इसको हृदय और पैर पर, और इसका पैर पर। तो ऐसे 7.5। समझ में आया 7.5? जी गुरुजी। अब आते हैं ढैया कैसे बनता है। तो शनि ग्रह का ढैया बनता है, इसका आसान तरीका ये है कि शनि जिस राशि में बैठा हो उस राशि से अगली राशि का दिशा जान लीजिए। अगली राशि का दिशा क्या है? 1 में 4 जोड़िए 5, 5 में 4 जोड़िए 9। तो शनि का जो दिशा होगा, जिसको सिर पर पकड़ा है, उसको, उसका जो बचा हुआ राशि होगा उसको ढैया होगा, 2.5 साल तक प्रभाव डाल। तो अभी मेष राशि को 7.5 चल रहा है, तो ढैया किन किन राशि वालों को होगा बताइए? सिंह राशि सिंह और राशि और धनु धनु राशि। राशि। हाँ, ये सिंह 5 और धनु। नंबर।
अब दूसरा फार्मूला है वो नहीं बताऊंगा, अभिषेक जी पहले ही परेशान है। बता दीजिए गुरुजी। वो कठिन है। अच्छा अपने ठीक। जन्म राशि से, अपने जन्म राशि से शनि चौथा और आठवें में गोचर करे तो शनि की ढैया होती। अब इनका देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, अब गिनिए शनि गोचर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे गिनने में झमेला होगा ना। यहाँ से गिनेंगे तो नहीं चौथा गुरुजी, होगा, उतना भी 1 कठिन नहीं है। 2 ठीक। 3 4। जी गुरुजी। अब ये सूत्र अभी मैंने बनाया, एक बनारस के आचार्य जी थे, बोले मैंने ज्योतिष पढ़ा है, बोले लगा दीजिए गुरुजी। मैंने बोला शनि की ढैया अभी किसको है, बोले बता नहीं पाए। तो रास्ते में जा रहा तो मैं क्या इनको समझाऊं, कैसे सूत्र समझाऊं, इंटरव्यू में होने वाला। तो फिर उस समय अचानक ये सूत्र ट्रिक बना करके उनको बता दिया, दिशात्मक प्रभाव ऐसे ऐसे, तो याद हो। अब उनको ये जन्म पिछले वाले राशि से से गुरुजी वाला 14 आसान है। समझ में नहीं आता। ठीक है। लक्ष्मी जी नारायण गुरुजी। उन्होंने फोन किए थे, उनका इंटरव्यू में बैठा था। तो ये तब बनाया। मेरे को ये ढैया 7.5 ही समझने में बहुत टाइम लगा, फिर मैंने अपने हिसाब से फिर सूत्र बनाया जो एक ही बार में दिमाग में बैठ। गुरुजी एक छोटा सा अगर प्रश्न। अभी हाँ। बाद में प्रश्न करिएगा, बाद में, अभी प्रश्न नहीं। अगर मान लीजिए वृश्चिक राशि में शनि है, ठीक है, 8वें राशि में बैठा है, तो शनि की ढैया किस किस को होगी, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा गुरुजी। आज गुरुजी। बताइए। 8वें में बैठा है तो मीन राशि को होगा। अरे गलत बोल रहे हो, पहले सोच तो लो। मेष और सिंह। राशि को मेष से में अगली होगी। राशि पर होगा, फिर उसका बचा हुआ राशि को ढैया होगी। इतना पूरा वृष और रामायण खत्म हो गया, आप यही गड़बड़ कर। वृष और कन्या को होगी गुरुजी। अब शनि के शब्द, आप देखिए वृश्चिक राशि में होगा तो 7.5 अगली राशि किसको होगी, धनु को होगी, सिर पे पकड़ेगा। तो सिर वाला जो राशि होगा उसका दिशात्मक राशि कौन कौन से होंगे, 1 और 5 को ढैया होगी। 1 और 5 को ढैया होगी। अगली राशि पकड़ना है। अब मान लीजिए ये 10 नंबर राशि में शनि बैठा है, तो ढैया किसको हो? 3 और 7 को। हाँ, शनि से अगली राशि को, इसको 7.5 ही हो गया, बचा कौन? 3 और 7। 3 और 7 और मिथुन इसके, और तुला। अब मान लीजिए शनि जाकर के बैठा है 12 नंबर राशि में, तो ढैया किसको जी होगी? गुरुजी। 5 और 9। 5 और 9। जी गुरुजी, 5 और 9। अभी भी समझ में नहीं आया तो कभी भी नहीं आएगा, इससे सरल मेरे पास सूत्र नहीं। आ गया। आप लोग का एक चीज कमी है, क्या है पता है? प्रैक्टिस नहीं कर। अभी मैं जब बोल रहा हूं तो ध्यान दे करके सुनिए, तभी जा करके आएगा। अभी नहीं, शनि के ढैया 7.5 आप नहीं बता पाएंगे तो कैसे एस्ट्रोलॉजर। 1 सेकंड में ग्रह नक्षत्र तो दिमाग में घूमते ही रहना चाहिए। अब मैं और भी पूछ रहा हूं। अब बताइए, शनि तुला राशि में गोचर कर रहा है मान लीजिए, तो ढैया और 7.5 किन किन को होगी? 7.5 गुरुजी 7.5 होगी गुरुजी तुला को, और वृश्चिक मीन को राशि में और ढैया। कन्या को। आगे का राशि को पकड़ लीजिए, और वो राशि और में पीछे का। आगे पीछे का हो गया। शनि से आगे पीछे वाले भाग। सिर उनको को किसको होगा, हृदय को किसको होगा, पैर को किसको होगा? वृश्चिक। सिर को को सिर होगा पर गुरुजी वृश्चिक को, और हृदय को तुला होगा को तुला हृदय को, पर, और पैर को और होगा कन्या कन्या को। बिल्कुल। अब ढैया किसको होगी? ढैया होगी ढैया 12 होगी गुरुजी 4 और 8 को गुरुजी। 8 और 12। 8 और 12। 4 और 12 को। ढैया होगी गुरुजी 12 को, तो ढैया किसको होगी फिर? 4 और 12 को 4 और 12 मीन राशि को। 4 और 4 और 12 4 को। और 12 को होगी गुरुजी। जी, मीन और कर्क को। हाँ,
तो हमेशा ये ध्यान रखिए, शनि से इसका जो है देखते ही आपको आना चाहिए। शनि मान लीजिए यहाँ बैठा था, अब शनि से अगली राशि को इसको सिर पर होगा, तो इस घर से 5वां घर और 9वां घर को ढैया होगा। ये वो त्रिकोण ट्राइन दिशात्मक बात एक ही है, घुमा जी फिरा गुरु के जी। किधर। तो ढैया का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये बताएंगे। अब ये शनि की ढैया चल रहा है, शनि महाराज बैठे हैं यहाँ पे, राहु यहाँ है, 20 नवंबर से केतु यहाँ है। अब ये चंद्रमा को मन को पीट रहा था कौन? शनि, फिर केतु भी पीटने के लिए आएगा। तो ये अभी मन से बहुत व्याकुल है, 4-5 महीने में मन स्थिति थोड़ा बहुत अनबैलेंस है, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्नो? जी गुरु जी। ये आप ही का ही है ना? मेरा है गुरु जी। अब बताइए, पिछले 5-6 महीने की मन स्थिति डामाडोल है कि नहीं है? बहुत गुरु जी, बहुत परेशानी है। अब यही होता है, लगभग कुंडली लगभग देखते हैं, अब 1 अप्रैल सेकंड में से प्रेडिक्ट होता है। अब अप्रैल शनि से का शनि का कब से शुरू हुआ था वो देख, अभी बताते हैं। 29 मार्च को अब परिवर्तन हुआ था बता राशि। रहा हूं ना, अब देखिए, अब शनि का प्रकोप कब से शुरू हुआ है, ये देखिए। अब देखिए, आते हैं। ये आपका 28 तारीख को देखिए, शनि किस राशि में है? कुंभ में है ना, 11 नंबर में। दिखाई दे रहा है सभी को कि नहीं? जी गुरु जी। दिखाई दिया? जी गुरु जी, शनि कुंभ में। हाँ। अब ये कितने तारीख को डाला हूं? 28 मार्च। 28 मार्च। अब इसको चेंज कर देता हूं, 29 को कर देता हूं। शनि महाराज जी कब आए? मीन में। मीन राशि में 29 मार्च। तो शुरू हो गया चंद्रमा के ऊपर प्रभाव। जी गुरु जी। अब ये राहु केतु कब आए? शनि पहले 1 से आपका फाइटिंग डब्ल्यू हो रहा था। हाँ, ये जून में आ 1 से गए। तो कोई भी व्यक्ति झेल लेगा। अब देखिए यहाँ 18 तारीख को, मई को, 18 मई को राहु कहाँ है? 12 में है ना, केतु 6 में है। 12 में। हाँ। अब जी ये गुरु जी। आया 20 तारीख को, करिए, आ गया ये आ गया ना। 5 में और एक 11 में। तभी से स्थिति डामाडोल है कि नहीं है, बोलिए। जी गुरु जी। मन किसी न पढ़ाई में फोकस कर पा रहे हैं, किसी चीज में भी फोकस नहीं कर पा रहे। काम वाम सब छूट गया गुरु जी। वही तो मैं बता रहा हूँ, मानसिक एक असंतोष का भाव, सुकून, इस समय बड़ा पैसा इधर उधर इन्वेस्ट वगैरह ना कर। अब देखिए, सूर्य कितने डिग्री पर बैठा है? 29 डिग्री पर बैठा। 29। सूर्य के डिग्री में 12, 29 डिग्री में 12 डिग्री माइनस करिए, कितना होगा? 17। 17 गुरु जी। तो 17 डिग्री से लेकर के 29 डिग्री के बीच में चंद्रमा बैठा होगा तो अमावस्या होगा। सूर्य से 12 डिग्री पीछे अमावस्या होगा। तो इनका अमावस्या के दिन का जन्म है। चंद्रमा पहले से ही कमजोर है और उसके ऊपर शनि की ढैया 7.5 पड़ रहा है, तो बताइए स्थिति और ज्यादा गंभीर होगा कि नहीं होगा? जी गुरुदेव। अब आप अमावस्या को पैदा हुए थे, मैंने देख करके ही जान लिया। जी आपका गुरु जी, योग अमावस्या का ही जन्म है। आपका योग करण भी कौन सा है वो भी बता दूंगा मैं। अभी कुछ देखा हूं मैंने, आपका योग करण देखा हूं? नहीं। नहीं गुरु जी। अब यहाँ देखिए, चतुष्पद करण होना चाहिए आपका लगभग। कभी कभी गलत भी हो सकता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा ऐसे तुक्का लगाया हूँ, एक ही नहीं, चतुष्पद ही निकला। अमावस्या ही निकला। जी गुरु जी। मैंने पहले तो देखा नहीं था, देखा था? नहीं नहीं नहीं, अमावस तो गुरु जी समझ आया, चतुष्पद कहाँ से निकला?
अब वो जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, एक ही दिन में विद्वान होंगे तो फिर काम मामला तो चलता हो। जी गुरु जी। तो अभी स्थिति गंभीर है थोड़ा सा। केतु जो है ना आपका अभी वर्तमान में जो लग्न में चंद्रमा के साथ केतु का संबंध बन रहा है, तो केतु किसके क्षेत्र में आया है? शिक्षा के घर में आया। तो केतु को जीवन में अपनाओ। तो केतु का तात्पर्य क्या है? अध्यात्म है, पूजा पाठ है, गुप्त ज्ञान है, रिसर्च है, ज्योतिष है। इसका अध्ययन अभी करोगे तो केतु का नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएगा, वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। जी गुरु जी। अब जैसे कहते हैं ना, जैसे कि मान लो हर चीज जो होता है ना वो समस्या होती है। अब जिसने समस्या को समाधान बना लिया वो महान हो गया। जी गुरु जी। क्या बात है वो। अरे पैसा वही क्या कमा सकता है ना। कोरोना में मेडिसिन जिसने बनाया, समाधान जिसने निकला, समस्या को उसने समाधान में बदल दिया ना, इसलिए तो पैसा कमाया, नहीं तो क्यों कमाया। नहीं आप बहुत बड़ा बात कह दियो, बात कहते कहते खतरनाक बात था ये। एक बार सुनने में दोहराना, छोटा। नहीं दोहराना हाँ, बात एक बार दोहराओ एक बार फिर से। मतलब जिसने समस्या को समाधान में वो बदल दिया वो समाधान महान बन गया। तो गुरु जी मेरी समस्या को समाधान में कैसे बदल सकते हैं? अब एस्ट्रोलॉजी के भाव में आया है, मन को एस्ट्रोलॉजी में रमा दीजिए, अध्यात्म, पूजा पाठ, मेडिटेशन करिए। केतु वही चीज है। जी गुरु जी। केतु के अधिष्ठात्री देवता होते हैं गणेश जी। गणेश जी की आराधना करिए, एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करिए। ये तो आपके लिए गोल्डन पीरियड है। शिक्षा के घर में आया है केतु, एक्टिवेट कर रहा है चंद्रमा। मन को केतु में रमा दीजिए तो आपका कल्याण बेड़ा पार हो जाएगा। और शनि की ढैया है गुरु जी साथ में। शनि की ढैया है, हनुमान जी की आराधना कर लीजिए। संकट मोचन हनुमान अष्टक का सुबह शाम मिला करके 11 पाठ करिए। जी गुरु जी। तो हर चीज को अवसर में बदल। आप देखिए अपने आप को, राहु हमेशा बढ़ा देने वाला ग्रह है। जीवन बृहस्पति भाग्य के साथ बैठा, अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करिए हमेशा। भौकाल जिसको कहते हैं। तो सोशल मीडिया का राहु का मतलब छाया ग्रह है ना। तो सोशल जी गुरु जी। मीडिया से आप अपना कैरियर में बहुत ग्रोथ, उन्नति, तरक्की कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया में अपना एस्ट्रोलॉजी हुआ, जो पूजा पाठ करते हैं, तो उसका वीडियो बना करके उस सोशल मीडिया में प्रयोग करिए। अच्छा, आप जीवन में ग्रोथ। उच्च शिक्षा के घर में धन डालते हैं गुरु जी। राशि में मेरे 50,000 फॉलोअर्स हैं। कर सकते हो ना। या केतु बैठा है ना तुम्हारा उच्च शिक्षा में, जी गुरु जी। तो बृहस्पति के साथ राहु केतु का दृष्टि संबंध। अपने आप को डिजिटलाइज करो और एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करो, खूब पैसा छापोगे। गुरु जी अचानक से बहुत ग्रोथ मिलता है डिजिटल में, फिर नीचे आ जाता है। राहु केतु आतंकवादी कभी एक ही ठिकाना में रहता है, स्टेबल रहता है? कभी नहीं रहेगा। वो कच्चा बादाम पका बादाम गाने वाला अभी विलुप्त हो गया। रानू मंडल विलुप्त हो जी गया। गुरु जी। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, वो भी विलुप्त हो गया। अभी वो जी गुरु जी। तूने बोल करके वो बजाता नहीं, वो हाथों में, वो फेमस हुआ था। जो पत्थर बजाता है। हाँ, पत्थर बजाने वाला। तो ये राहु केतु पापी ग्रह कभी भी स्टेबल नहीं रहते। ये कभी अप कभी डाउन, कभी अप डाउन, इनका नेचर ही है, स्वभाव है। तो गुरु जी इनको मतलब अप डाउन का जो नेचर है अभी इसको अपना अपनाया कैसे अपना जाए? अब वो बाद में बताऊंगा, अब पढ़ते हैं। नहीं तो कुंडली का 1100 रुपये जी पे गुरु जी। करो, हम फिर अलग से फिर अभी विश्लेषण तुम्हें अभी अभी भेजते हैं गुरु जी। बाकी आप पढ़ाइए, इस पे अभी पढ़ाइए उसको, वो हम भेज देंगे। अब ये चीज है। पानी पीते पीते ऐसे बात मत किया करो गुरुजी आप। गुरु जी चांडाल योग का थोड़ा सा बताइए। अब जो है ना, बाद ये जीवन को, अपने को, राहु को बढ़ा देना है। राहु अपने जीवन में डिजिटलाइज हो जाओ, टेक्नोलॉजी का अध्ययन करो। हाँ, तो अपने आप को जी गुरु सोशल जी। मीडिया में जो तुम्हारे पास ज्ञान है उसको बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करोगे तो अच्छा नाम कमा सकते हो। पहले के समय में इसको गुरु चांडाल जी गुरु दोष जी। कहते थे, अभी के समय में इसको मैं अवसर योग कहूंगा।
अगर इसका अगर सदुपयोग करने लग जाए, अगर नहीं तो गुरु चांडाल, गुरु मतलब गुरु का तात्पर्य उन्नति प्रगति कराने वाला व्यक्ति को हाईजेक कर रखा है आतंकवादी ने, तो क्या होगा, हर कार्य देरी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारा कोई भी कार्य एक ही बार में एक ही प्रयास में नहीं बनता है, बहुत बार प्रयत्न करने पर ही तुम्हारा कार्य होता होगा। यस नो? यस गुरुजी। इसी का प्रेडिक्शन यही है। अब राहु को अपनाओ, अपने आप को डिजिटलाइज करो, राहु का बात मानो। हाँ, अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके भौकाल जमा करके वो चीज करो, जैसे कि थम्सअप पी करके गुरुजी कैसे करते आपकी, हैं, तूफान नहीं करते हैं। हाँ, ये आपका गुरुजी बात मानते हैं तो गुरु वाला फिर जो पिछला बात बोले आप, एक बार में सफलता नहीं मिलती, वो हो जाती है। जैसे कि मैंने डिजिटलाइज किया, मेरे 60,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, अचानक से पूरा मेरा चैनल क्रैश हो गया, बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इतना मेहनत से गुरु 60,000 तक पहुंचा था, सब बंद हो गया। श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, बिना गुरु के मार्गदर्शन में रहोगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। जी वो गुरुजी। बाद में, अब देखो अभी फिर तुम्हारा से क्या है ना, एक चीज खराब क्या है ना, सिंह राशि है तुम किसी की भी नहीं सुनते हो, अपना ही चलाते हो। यस नो? जी गुरुजी, कोशिश वही रहती है, परंतु कोई है जिनका सुनना पड़ता है। बब्बर शेर के घर में मन जा करके बैठा है, साहसी पराक्रमी निडर निर्भीक स्वभाव का बनाता है। तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो, परतंत्र बिल्कुल रहना नहीं चाहते, तुम्हारा डीएनए में। जी गुरुजी। ये चीज है ना, तुम थोड़ा सा अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का संगति करना शुरू कर दो, अपने आप तुम इस विभाग में बड़े हो जाए। किसी भी चीज में तुमको महान हो, महान बनना है, तो जो विभाग से संबंधित तुम्हें महान बनना है, उस विभाग के व्यक्तियों के साथ ज्यादा मिलो, घुलो मिलो, उठना बैठना, यारी दोस्ती बनाओ, तब ग्रोथ हो। जी गुरुजी। तो अब ये मैं गोचर पढ़ाने वाला था, अभी इधर भी आते हैं, ठीक है? तो गोचर में फलित हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आप लोग। जी गुरुजी, बिल्कुल हो रहा है। गोचर काम करता ही नहीं करता है? कृष्णा जी, कल इंटरव्यू हो सकता है, कल परसों। जी गुरुदेव गुरुजी, जी, गोचर करता है। गोचर मून गुरुजी, गोचर चंद्र राशि से या लग्न से, किससे देखा जाए, यही प्रश्न था। गोचर 3 प्रकार से देखा जाता है जी गुरुजी। सुदर्शन कुंडली में। एक तो सूर्य ग्रह को लग्न में बना करके, चंद्रमा को लग्न में बना करके, और लग्न कुंडली के आधार। तो विशेष करके कोई कोई चंद्र कुंडली में ऐसे पुस्तक में देखा जाता है। हाँ, तो आप किसी भी स्थिति में भी कर सकते हो, तीनों में प्रयोग करके देख जी सकते गुरुजी। हो। तो अभी देखो, हमने तुम्हारा तो गुरुजी, सीधा लग्न श्रेष्ठतम कौन सा? श्रेष्ठतम जो जिसमें लग जाए भाई, गोली तुम छोड़ रहे हो, जिसमें लग जाए। क्लाइंट तुम्हारा हाँ हाँ बोल रहा है, वही महान है। समझ में आ रहा है? तुम बोल रहे हो, फलित कर रहे हो, ना ना बोल रहा है, तो फिर ऐसे में क्या, किसको बोलेंगे? तो चंद्र कुंडली की जगह में चंद्रमा से महत्व है, सूर्य की जगह में सूर्य के महत्व है, लग्न का लग्न से। वैदिक ज्योतिष में तो अधिकांश चंद्रमा से ऐसा बोला गया, तो हम लग्न से भी प्रयोग कर सकते हैं। जी गुरुजी। तो यहाँ है बृहस्पति का गोचर और उसका गोचर। बृहस्पति कुंडली में छठे, आठवें, 12वें का इतना कमजोर नहीं होता है जितना छठे 8वें का कमजोर होता है। और राहु केतु के साथ में बैठा हो तो बृहस्पति कमजोर होता है। उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, स्वराशि का हो, हाँ, तो ऐसे स्थिति में गुरु ग्रह अगर सूर्य के ऊपर गोचर करता है, सूर्य के ऊपर पंचम नवम दृष्टि से भी देखता हो, जैसे कि मान लीजिए कुंडली में सूर्य बैठा हो, तो गुरु ग्रह यहाँ बैठेगा, तो यहाँ से गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से देखेगा सूर्य को, यहाँ से सप्तम गुरु ग्रह देखेगा, और यहाँ से गुरु ग्रह नवम में देखेगा, और यहाँ तो या तो गुरु ग्रह यहीं से गोचर करे। ये 3 कंडीशन में तो क्या होगा? तो सूर्य पिता है, तो पिताजी के जीवन में किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, परेशानी थे, वो रिकवर कराएगा। ठीक है? तो व्यक्तिगत सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में उन्नति कराएगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलाएगा, और संतान होने का योग है तो पुरुष संतान होने की संभावनाएं बढ़ा देता है। अब चंद्रमा के ऊपर गुरु ग्रह, जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा आपके कुंडली में जहां बैठा हो, अब गुरु यहाँ गोचर कर रहा हो,
या गुरु ग्रह यहाँ से नवम दृष्टि से देख रहा हो, या गुरु ग्रह यहाँ से सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा हो, या गुरु ग्रह यहाँ से पंचम दृष्टि से देख रहा हो, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? तो चंद्रमा के ऊपर गोचर करेगा। तो चंद्रमा क्या है? निवास स्थान है। तो निवास स्थान परिवर्तन करा सकता है, यात्रा कर सकता है व्यक्ति। चंद्रमा शीघ्र राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह है ना, बृहस्पति जीवन है इसलिए। जी गुरुजी। फिर उसके बाद आता है माता चंद्रमा होता है। माता को भक्तिमय बना देना, धार्मिक कृत्यों में उनका रुचि उत्पन्न करा देता है। जातक को भी माता को भी करा सकता है। चंद्रमा माँ भी है, मन भी है। तो अगर जन्म जी होने गुरुजी। वाला कोई संतान है तो कन्या का भी जन्म हो सकता है। परिवर्तन, यात्रा, विदेश यात्रा, महिलाओं के साथ संपर्क, दोस्त, सर्दी से संबंधित समस्याएं इत्यादि अगर है तो उसको खत्म कर देगा। अगर पापी है तो बढ़ा देगा, कमजोर है तो। यहाँ जो है व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए अब उसका एज है प्रेम करने का, तो किसी लड़की के साथ उसका बातचीत शुरू कर सकता है, तो इसका संकेत ये। अब मंगल ग्रह के साथ हो तो कैसे कैसे बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है गुरुजी। मान लीजिए मंगल ग्रह के साथ गुरु ग्रह का यहाँ हो गुरु, यहाँ हो गुरु, यहाँ हो, यहाँ, तो यहाँ नवम, यहाँ सप्तम, यहाँ पंचम, यहाँ गुरु ग्रह साथ में बैठे। तो मंगल पुरुषार्थ, आवेग, रक्तचाप, क्रोध, विवाद, निर्माण, तकनीकी गतिविधियां, महिला जातकों के लिए विवाह की योग एक्टिवेट कराएगा। हाँ, यदि विवाहित है तो उसके पति के साथ अच्छा रिश्ता होगा, पति के जीवन में पॉजिटिविटी आएगा, पति को किसी भी प्रकार की समस्या है तो समस्याओं से मुक्त कराएगा। व्यक्ति का शरीर भी जो होता है, बॉडी पार्ट भी जो होता है वो मंगल होता है। बॉडी में किसी प्रकार की मतलब समस्या है तो वो रिकवर होता है। समझ रहे बात? थोड़ा सा जी गुरुजी। क्रोधी स्वभाव का एनर्जी होने के कारण थोड़ा सा क्रोध वगैरह, आवेग वगैरह ऐसा बढ़ा सकता है। अब बुध ग्रह से कनेक्ट होगा तो व्यापार में लाभ हो सकता है। पढ़ रहा है तो पढ़ाई, बच्चा क्या कर रहा है, सबसे पहले वो कैंडिडेट क्या कर रहा है, पढ़ रहा है तो पढ़ाई में पॉजिटिविटी लाएगा। व्यापार कर रहा है तो व्यापार में पॉजिटिविटी लाएगा। हाँ, भूमि को भी रिप्रेजेंट करता है, खेत खलियान, जो बगीचा इत्यादि जी होता है। गुरुजी। व्यवसायिक प्रशिक्षक, अधिकारियों के बैठक, गुप्त विज्ञान इत्यादि को सीखना, पढ़ाई में बेहतर। अब व्यापार कर रहा है तो व्यापार में अच्छा होगा, पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में क्या कर रहा है तो उसको पॉजिटिविटी डालो। अब बृहस्पति कुंडली में जहां बैठा है उसी बृहस्पति के ऊपर आपका अभी बृहस्पति का गोचर है, तो इसमें क्या होगा? जी गुरुजी। बृहस्पति का गोचर अभी हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में बोल रहा है नाम और प्रसिद्धि, बहुत अच्छा समय, सम्मान, ऐसा लिखा। तो व्यक्ति को नाम और प्रसिद्धि मिल सकता है, बहुत अच्छा समय इसको मान सकते हैं। और संतान होने वाला है तो पुरुष संतान हो सकता है। लेकिन यहाँ कुंडली देखिए, उच्च का हो, मूल त्रिकोण हो, स्वराशि हो, हाँ, पीड़ित अवस्था में हो तो थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिविटी देने में असमर्थ। अब यहाँ राहु और बृहस्पति बैठा है तो राहु ह्रास कर दे रहा है बृहस्पति की एनर्जी को, हाँ। तो जी इसलिए गुरुजी। यहाँ बृहस्पति आपको बचा रहा है अभी भी। जो नुकसान होना चाहिए था वो नुकसान से भरपूर बचा रहा है। समझ में आया? जी गुरुजी। तो गुरुजी बृहस्पति का रत्न धारण करना चाहिए? अब यहाँ आप क्या स्थिति है बृहस्पति का, तो बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं। राहु के साथ कमजोर हो रहा है, भाग्यस्थान का मालिक और द्वादश भी होकर। सप्तमेश और मेष अगर बृहस्पति हो और अब यहाँ द्वादश, देखिए, हाँ भाई, राहु मिथुने च राहु, मिथुन राशि में राहु उच्च का हो रहा है तो बृहस्पति कमजोर हो रहा है ना, बृहस्पति को नुकसान पहुंचा रहा है। जी गुरुजी। तो यहाँ बृहस्पति को बलवान बनाइए। तो शुक्र के ऊपर गुरु का गोचर हो, पुरुष जातक के लिए विवाह का एज हो रहा है तो विवाह कराएगा। विवाह का एज होने से पूर्व है तो किसी लड़की के साथ बातचीत शुरू करा सकता है। सम्मान, मान सम्मान, उत्सव, घर का निर्माण, विलासिता के सामान की खरीद, महिला संतान होने वाला है तो ऐसा हो सकता है। शुक्र के ऊपर गाड़ी भी खरीद सकता है, हाँ, शुक्र उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, आभूषण इत्यादि। जी गुरुजी।
तो शनि के ऊपर गोचर हो बृहस्पति का, रोजगार, पदोन्नति, स्थानांतरण, हाँ, उसका कर्म में किसी प्रकार की समस्याएं चल रहा हो तो समस्या को दूर कर देगा। तो राहु के ऊपर हो तो ऑपरेशन, सर्जरी, बीमार, मृत्यु का समाचार, भय, गर्भपात इत्यादि करा सकता है। अब कौन सा कंडीशन है, तो कंडीशन को देख करके, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, गर्भवती है, क्या है। तो पहले डेट ऑफ बर्थ से पहले ये नहीं, अभी हमारे एक मित्र थे, उन्होंने एक का फलित कर दिया। 80 साल का बुढ़ा है, बोल रहा है कि आपका सरकारी नौकरी का योग है। बोले गुरुजी हम रिटायर हो रहे हैं, आप सरकारी नौकरी का है। तो डेट ऑफ बर्थ पहले देखिए, वो कितने साल का एज का है, उसका मनोभाव क्या हो सकता है, पहले वो आकलन करना होगा कुंडली देखने से पूर्व। समझ रहे हैं। अब बाद में पता चला कि आपका शादी का योग चल रहा है, 90 साल के बुढ़े को बोल दे। अच्छा गुरु जी, राहु में सारे मतलब कि बुरे प्रभाव दिख रहे हैं, तो राहु की स्थिति अगर अच्छी हो, जैसे कि मेरी कुंडली में राहु उच्च का दिख रहा है मिथुन राशि में, तो अच्छा प्रभाव भी कुछ देगा या फिर बुरा ही तीसरा देगा? घर का उच्च का प्रभाव तो देगा, साथ साथ में बृहस्पति को नुकसान कर रहा है ना। जी गुरु जी, बृहस्पति को नुकसान तो कर रहा है। तो ये है, थर्ड हाउस का राहु अच्छा देता है, भाइयों के लिए नुकसान करता है। इनका अच्छा। बुध भी अच्छा है ना भैया, हर्ष नामक राजयोग बना रहा है, विपरीत राजयोग। हाँ, अब ये बताइए, बुध ग्रह कन्या राशि में 26 डिग्री में बैठा है, उच्च नीच मूल त्रिकोण स्वराशि क्या है? यही प्रशांत जी को आज मैंने पूछा था। मूल जी मूल गुरु जी, त्रिकोण में है ये। मूल त्रिकोण तो 15 तक होता है, उच्च का होता है 15 तक, और 20 से 15 से 16 से 20 होता है मूल त्रिकोण, हाँ, और 21 से और 30 उसके तक ऊपर 21 से 30 स्वराशि, अभी स्वराशि में है। उच्च का पावरफुल, मूल त्रिकोण का उच्च का प्रधानमंत्री का पावर, मूल त्रिकोण का कैबिनेट का पावर, और स्वराशि का अपने क्षेत्र का सांसद का पावर। ठीक है। तो केतु ग्रह का गोचर होगा तो रुकावट केतु रिप्रेजेंट करता है, उसका ग्रोथ स्लो कर देता है। उसका दिव्य ज्ञान, सदगुरुओं से मिलन, तीर्थ यात्रा इत्यादि करता है तो उसके लिए पॉजिटिव है, अगर नहीं करता हो तो उसको दिक्कत देगा केतु। तो इस प्रकार जी से गुरु हमने जी। गुरु ग्रह का गोचर जाना। ठीक है। अब शनि ग्रह का भी गोचर मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ, विस्तार नहीं करता, टाइम अधिक हो चुका है। ठीक है। सूर्य के साथ होगा तो ये दिक्कतें देगा, आर्थिक तनाव, पुत्र या पिता या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विवाद, पेशेवर उत्पीड़न, पिता का स्वास्थ्य खराब कर सकता है। चंद्रमा के ऊपर होगा स्थानांतरण, नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन, या व्यवसाय व्यक्ति का मन व्याकुल बना देता है। ठीक है। धोखाधड़ी गुरु जी, इत्यादि हो सकता है। साथ में बैठे या चंद्रमा दृष्टि डाले, दोनों पक्ष में ये लागू होगा ना? अभी महाराज पहले ही बता रहा था, एक तो गुरु का प्रैक्टिकल नहीं दे रहा था आपको, पंचम सप्तम नवम दृष्टि, वही समझ गए। समझ गया गुरु जी, जी गुरु जी समझ गया हूँ। मंगल ग्रह या चंद्रमा का क्या करके, स्थानांतरण, नौकरी, व्यवसाय परिवर्तन, व्यवसाय व्यापार में हानि, अचानक दोष, व्यय, धोखाधड़ी, ठंड से संबंधित समस्याएं, यात्रा, व्यभिचार, जीवन में अचानक परिवर्तन, माता का स्वास्थ्य खराब। चंद्रमा का कारक तत्व को डैमेज करेगा। अब चंद्रमा ऐसे स्थिति में हो तो ज्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि सूर्य के साथ में अस्त होगा। सूर्य से 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री पीछे चंद्रमा कमजोर होता है। छठे, आठवें, 12वें घर में और कमजोर है। म्यूट कर लीजिए सब लोग। हाँ, तो मंगल ग्रह शरीर है तो मानसिक तनाव, पेशे में उत्पीड़न, झगड़े, कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विवाद, आय में बाधा, महिला मूल निवासी के लिए, पति के लिए विवाद, भाई से विवाद, व्यक्ति को शरीर में चोट वोट लगता है। मंगल के ऊपर शनि राहु केतु का गोचर होता है तो एक्सीडेंट, ऑपरेशन का भी योग बना, चोटे वोटे लग सकता है, सावधानी बरतनी चाहिए। बुध ग्रह के साथ हो तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा शनि का गोचर? अभी गुरु जी 2 महीना पहले लगा था, बहुत खतरनाक। तो छात्रों के लिए शैक्षणिक सफलता, नया ज्ञान में, व्यवसाय प्रशिक्षण, व्यवसाय और व्यवसायिक गतिविधियों में लाभ, भूमि लाभ, भूमि की खरीद, दोस्तों के साथ सहायता और समर्थन मिलेगा। बृहस्पति के साथ नई नौकरी, पदोन्नति, स्थानांतरण, विकास, व्यवसाय विकास, सम्मान, बड़ी हस्तियों के साथ दोस्त। पुरुष के साथ शुक्र ग्रह के ऊपर हो तो पुरुष जातकों के लिए विवाह की संभावना है, पत्नी से वित्तीय लाभ, महिला संतान, घर में उत्सव, कार, घर, संपत्ति, वित्तीय स्थिरता की खरीद। शनि में शनि का गोचर है, काम का तनाव, भारी या अतिरिक्त काम का बोझा उसके ऊपर मढ़ देते हैं वह काम करने वाले व्यक्ति।
तो शनि राहु के ऊपर विदेश यात्रा, कड़ी मेहनत मेहनत कम वेतन वाली नौकरियां, वाहन की खरीद, व्यवसायिक अशांति, कानूनी समस्याएं, अनैतिक कार्य, भ्रष्टाचार। और राहु ग्रह खतरा, असुरक्षा पैदा करता है, डर को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका कर्म क्षेत्र में डर, खतरा, असुरक्षा की भावना बनी रहेगी, नौकरी छूट भी सकता है। बेरोजगार, नौकरी में नाराजगी, संपत्ति का समाप्ति या इस्तीफा देना, व्यवसायिक गड़बड़ी, कोई उद्देश्य या महत्वाकांक्षा नहीं, कानूनी समस्याएं इत्यादि, सीबीआई इत्यादियों का रेड इत्यादि पड़ सकता है। तो केतु भी समस्या करता है अगर शनि का गोचर ऐसे ऐसे स्थिति में बन रहा। ठीक है, मेन अब राहु केतु का गोचर भी कुंडली में देखा जाता है। अब राहु केतु जैसे भी जो होते हैं पापी ग्रह है, जहां भी जाएंगे वहां नुकसान कराएंगे राहु को। तो राहु, अब केतु यहाँ बैठा है और राहु यहाँ बैठा, अब इनके कारक तत्वों को अपनाएंगे तो नुकसान में कमी होगी, नहीं अपनाएंगे तो ज्यादा नुकसान करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए समझ में आया हो कि नहीं आया हो, पता नहीं कितना गुरुजी समझ केतु का कारक तत्व तो आपने बता दिया, राहु का गुरुजी? राहु का कारक तत्व है ना, अपने आप को डिजिटलाइज करो, भगवान शंकर जी की आराधना करो। हाँ, अपना जो भी ज्ञान है उसको सोशल मीडिया में प्रयोग करो, टेक्नोलॉजी का ये अध्ययन करो। ठीक है गुरुजी। भगवान शंकर जी का केतु क्या है, मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान वगैरह करो, और गणेश जी की आराधना करो और शंकर जी की आराधना करो, अभिषेक करो, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करो, और शनि की ढैया है तो संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करो। ठीक है गुरुजी। तो आप लोग बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, या मेरा मेहनत तो व्यर्थ में नहीं जाएगा? नहीं, मेहनत व्यर्थ नहीं गुरुजी, जाएगा। पूरा अच्छे से एकदम क्लियर हुआ गुरुजी। तो घटनाएं बहुत सारी बात है, इतने कम समय में प्रिडिक्शन करना संभव नहीं।